Hello students, I'm your Shilpa ma'am and today I'm going to teach you your English lesson number 3 glimpses of the past. Glimpses यानी कि झलक और पास्ट यानी भूतकाल. वैसे हमारा ये इंग्लिश का लेसन है पर इसमें हिस्ट्री के बारे में यानी हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है. कहाँ से कहाँ? 1757 to 1857. 100 साल के बीच में क्या हुआ हमारे देश में वो सब यहाँ पर बताया गया है. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. हमारे देश का जो इतिहास है उसकी पिक्चर वाइज यहाँ पर झलक दी गई है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1857 में जो पहला हमारा वॉर हुआ था यानी युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, उसकी उस वक्त हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, वो सब समझने के लिए जो स्पीच बबल है वो आपको मदद करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि स्पीच बबल कौन से हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम पिक्चर वाइज. देखो यहाँ पर यस जैसे कि यहाँ लिखा है द मार्टियर्स. मार्टियर्स यानी कि हमारे जो शहीद हो गए हैं वो लोग, वीर. ठीक है. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में यहाँ पर दिया गया है, ये है स्पीच बबल. ये जो ओ माई कंट्रीमैन लिखा है वो स्पीच बबल है. तो जो एरो करके लिखा गया है वो व्यक्ति खुद बोल रहा है ये हमें बताते हैं, इसीलिए इसको स्पीच बबल कहते हैं. और ऊपर जो है वो कंडीशन बताते हैं कि उस वक्त देश में क्या चल रहा था, वो स्थिति बताते हैं. ठीक है. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के फंक्शन में. अब ये जो लेडी है कागज पकड़ के वो खड़ी है, वो क्या कहती है वो देखो. ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स. ठीक है. कहते हैं कि ओ माई कंट्रीमैन, मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आंखों में थोड़ा आंसू बहाओ. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स, जैसे भारत के शहीदों को, भारत के वीरों को तुम याद करते हो, उनके बलिदान को तुम याद करते हो, तो तुम्हारी आंखें गीली होनी चाहिए. जैसे लता मंगेशकर ने एक गीत गाया है, लता मंगेशकर जी ने, ऐ मेरी वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो ये जो गीत है, जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं, उनके बगल में जो है वो यहाँ आपको दिखाई देते हैं, इंदिरा जी बैठे हैं. ठीक है. नीचे हमारे जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बताई है, ऐसे लाल बाल पाल है, गांधी बापू है. ठीक है. यहाँ पर जो छुप गया है वो भगत सिंह है. बहुत सारे लोग ऐसे बताए गए हैं. तो ये हमें बताया गया है. अब आगे देखते हैं. आपका पेज नंबर 37 है. अब बुक साथ में रखना ताकि ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाए. द कंपनीज कॉन्टेस्ट. तो 1757 टू 1849 उसके बीच में कंपनी माना वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो. तो विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अभी कौन सी सेंचुरी चलती है? 21. ठीक है. तो ये 18, 19, 20, 21 300 साल पहले की बात है. ठीक है. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो देखो जो पिंक वाला हिस्सा है, येलो वाला हिस्सा है वो इंडियन प्रिंसेस, भारत के राजा महाराजाओं का है, और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिश टेरिटरी यानी ब्रिटिश लोग थे उनका है. ठीक है. तो जब आए वो लोग तब 7 सिस्टर्स की ओर से आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना राज जमाया था. तो ऊपर वाली जो वो लाइन है वो ये बताती है. ठीक है. विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स यानी उनके पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे अच्छे.
द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, वो अपनी सत्ता वो बढ़ा रहा था इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया 1765, तब इंडिया में जब वो लोग आए 1765 में, तब ये हालत थी इंडिया की। यानी कि जो पिंक हिस्सा दिखता है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि बाद में वो कितना कवर करते हैं, पर अभी जो पिंक वाला हिस्सा है वो ब्रिटिश सरकार का था। अब उसके बगल में देखो, वहाँ पर लिखा है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब देखो वहाँ पर क्या बताया गया है, ये कहते हैं कि उस वक्त जब वो लोग यहाँ पर आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिशर्स, तब इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, यानी कि वो बहुत आगे का सोचते नहीं थे, बस नज़दीक वाला ही, अपना जो स्वार्थ जहाँ पर है, अपना बेनिफिट है, अपना लाभ जहाँ पर है, अपना फ़ायदा जहाँ पर है, वही वो लोग सोचते थे, आगे की सोचते नहीं थे कि हम अभी सरेंडर हो जाएंगे, हम अभी इनको हेल्प करेंगे तो आगे हमारे जो वारसदार हैं उन लोगों का क्या होगा, हमारे देश के बच्चों का क्या होगा, ऐसा कुछ वो लोग सोचते नहीं थे, ऐसे शॉर्ट साइटेड थे। अब देखो वो जो राजा है, किंग है, वो क्या कहता है, इसको कहते हैं स्पीच बबल, जो एरो करके दिया गया है वो। That upstarts Raja Ba call the English merchants. They will help me to defeat him. अब कहते हैं वो राजा कि इंग्लिश मतलब ब्रिटिश जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उन लोगों को बुलाओ। They will help me to defeat him. वो मुझे उनको हराने में मदद करेंगे। यानी कि ये जो राजा है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, और ब्रिटिशर्स जो है वो राजा की हेल्प लेके दूसरी राजा को गिराते थे, वो उसमें उनका तो फ़ायदा ही था ना। ओके, अब नीचे देखो वहाँ पर दिया गया है द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, और ऐसी हमेशा सतत चलती रहती ये लड़ाई की वजह से लोगों में बिल्कुल ही शांति नहीं थी। आगे देखते हैं। अब शांति नहीं थी, हमेशा वॉर 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 ही देखते रहते थे। तो देखो, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। राइवलरी मतलब हरीफ, जो सामने वाला हरीफ होता था, एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन बन जाता था, जो दुश्मन बन जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करता था। ठीक है, द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ठीक है, ऐसे वो इनकी मदद करते थे ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स वन बाय वन एक एक भारतीय जो राजा थे उनको हरा रहे थे। अब देखो, अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टिपू ऑफ मैसूर। मैसूर का जो राजा था टिपू सुल्तान, वो फार सिंह यानी दूरंदेशी थे। वो जानते थे कि अभी जो ये हाल रहा तो आगे हमारे देश का क्या होगा, जबकि हमारा देश तो पहले से ही डेवलप्ड है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हमारे देश का क्या होगा, ऐसे वो दूर का देखते थे। तो मैसूर के जो टिपू सुल्तान थे वो फॉट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग। ठीक है, जब तक वो मरे नहीं तब तक वो ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे, पर एक अकेला राजा क्या करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इनके अपोज में होते थे। अब देखो यहाँ पर, हाँ, तो ये जो है कॉर्नर में वो कहते हैं थैंक गॉड देयर इज पीस इन कंट्री नाउ। अब देश में थोड़ी शांति है, भगवान का शुक्रिया मानो। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब जो ठग लोग लूटने आते थे वो लूटेंगे नहीं, और अब ज़्यादा युद्ध नहीं होगा। तो दूसरा वाला बीच वाला कहता है कि इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। हाँ, भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भेजा है। तो तीसरा वाला जो है वो कहता था आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, यानी हमारा जो नसीब है उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब उस वक्त जो हमारे देश की कंडीशन थी वो बीच में यहाँ बताते हैं। देखो, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्सिक्वेंस। बराबर, इस परिणाम की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से क्या परिणाम आया। ठीक है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट, यानी जो भारतीय थे वो इस परिणाम पे क्या रिएक्शन देते थे, वो यहाँ पर बताया गया है। देखो लोग क्या कहते थे। लोग कहते थे
द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन अवर किंग्स, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे राजाओं को मारे जा रहे हैं और उनको डिथ्रोन यानी कि अपनी गद्दी से नीचे उतारते हैं, यानी कि उनका राज छीन लेते हैं। तो बाकी लोग हैं वो जो है वो कहते थे कि सम किंग्स वर नॉट गुड, कई राजा उनमें से अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड, पर देखा जाए तो वो भी हमारे ही देश के राजा थे ना, तो उनके साथ ये सब हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो ये बीच वाला भैया है वो कहते हैं नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम जो फॉरेनर है, परदेसी है, उनके गुलाम बन गए हैं। सही था ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो हम उनके गुलाम बन के रहते थे। नाउ कम टू पेज नंबर 38 और 38 पेज में है ये वाला, देखो यहाँ पर कॉर्नर में से कहाँ गया, एक पिक आई थिंक मेरा यहाँ पर रह गया है, मैं बाद में आपको वो बता दूँगी, ठीक है। तो वो जो पिक है उसमें कहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स जो थे उसकी बात है, ठीक है। ओके चलो वो बाद में ले लूँगी। तो आप पेज नंबर 38 वाला जो पिक है वहाँ पर देखिए, तो ये ऊपर वाला पिक अलग है, जैसे कि ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, ब्रिटिशर का जो राज्य था 1765 टू 1836, वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ ये इस पेज में पेज नंबर 38 में ऐसे बताया गया है और आपका पॉइंट नंबर है 3। तो वहाँ पर बताया है कि रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, वो वहाँ के जो धार्मिक गुरुओं थे वो इसका उपदेश और ये आइडिया देते थे कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अस्पृश्यता, ये ऊंच है ये नीच है, उनके साथ हमें उठना बैठना चाहिए, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ये सब सिखाते थे। और चाइल्ड मैरिज, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनकी शादी कर देनी चाहिए ताकि बड़े होके वो अपनी मनमानी न करें, ठीक है। और क्या कहती है, हाँ उस वक्त देश में ये चलता था। अब जो धर्मगुरु थे वो क्या कहते थे, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, जो कोई समंदर को पार करेगा यानी यहाँ से जो फॉरेन जाएगा वो अपना धर्म खो बैठेगा। तो दूसरे एक गुरु जी थे वो कहते थे ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, यानी कि इस दुनिया में जितने भी दुख है वो सारे दुख स्त्रियों की वजह से है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। पर पहले ऐसे सुपरस्टिशियस यानी कि अंधश्रद्धा में ऐसे मानते थे। अब इसके नीचे वाला पिक है वो मैं क्लेरिफाई करती हूँ। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ जो फॉरेनर है वो क्या कहते हैं कि सत्य तो यही है कि भारतीय जो है उन्होंने अपना आत्मसम्मान गंवाया है। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ब्रिटिशरों ने उनको दबा दिया है, ठीक है। अब बीच वाला जो है वो कहता है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ के जो भारतीय है उनको अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट यानी कि एक दूसरे में विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, ऊपर से इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदार भी नहीं है, वो प्रामाणिक भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो देखो उनके पीछे हमारे कोई भारतीय है वो ही चमचा आ गया और वो कहते हैं कि सही है नामदार, आप सही हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, पर मैं प्रामाणिक हूँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है।
और ऐसे ही लोगों ने ये जो थे अभी पीछे से जो बताया है, ऐसे ही लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया है। अब देखो साइड वाले पिक में कहते हैं देखो, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। एक मर्चेंट होने की वजह से, एक व्यापारी की वजह से स्टिल मतलब अभी भी, द ब्रिटिश नहीं, बीइंग मर्चेंट यानी कि मर्चेंट होने की वजह से द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो बहुत जल्दी जल्दी मुनाफा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, और उनका जो बहुत ज़्यादा लदा हुआ टैक्स था वो हमारे जो खेडूत भाई हैं उनको ये फोर्स करते थे, ऐसे दबाव डालते थे कि अगर आपके पास वो टैक्स भरने के पैसे नहीं हैं तो आप अपना फील्ड छोड़ दो, यानी कि अपना जो खेत है वो छोड़ दो, हमें दे दो, और खेत के बदले में हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे, ठीक है, या फिर आपका जब फिनिश हो जाएगा टैक्स भरना तो हम आपको आपका फील्ड वापस कर देंगे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो खेडूत भाई है उसके सामने ऑफिसर है, तो ये खेडूत भाई अपने ऑफिसर को, ये वहाँ के जो ब्रिटिश है वो ऑफिसर है राइट में, तो उनको कहते हैं कि आप पर आपके जो आपके जो लोग हैं उन्होंने मेरा सारा क्रॉप यानी कि फसल, मेरी सारी फसल ले ली। अब ये है बंदा, वो है कहता है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अभी भी तुम सलामत हो, पर अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं कर सकते टैक्स, देन आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब तक तो तुम कहाँ हो, तुम्हारे एरिया में हो, यानी सही सलामत हो यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक तुमने अब उनकी फसलें ले ली, तो वो बंदा कहाँ से बेचारा टैक्स भरेगा, ठीक है। तो ये हाल था हमारे देश का। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट तो वो ले रहे थे, फिर भी अभी भी वो ऐसे सोच रहे थे कि हम ज़्यादा मुनाफा कैसे लें, अभी भी ऐसी इन्वेंशन कर रहे थे, ऐसी शोध कर रहे थे। द गुड्स, अब देखो ये क्या कहता है ब्रिटिशर्स, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ठीक है। जब इंडिया में ब्रिटिशरों का यानी कि फॉरेन में से, इंग्लैंड में से अगर कोई माल सामान आता है तो इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। अ गुड आइडिया, तो वो दूसरा फॉरेनर कहता है कि गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों, उनको क्रिपल कर दिया यानी अपाहिज बना दिया, ठीक है। वो लोग वहाँ से माल सामान जो लाते थे उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, इसलिए यहाँ पर वो सस्ते में बेचते थे, और हमारा जो माल सामान तैयार होता था उस पर टैक्स लगाते थे, और उसको अगर बाहर इंग्लैंड में भेजते थे तो एक्सपोर्ट टैक्स लगाते थे, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, पर जबकि उनका सामान यहाँ आता था तो कोई टैक्स नहीं लगता था। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, फेमाइन्स यानी कि दुष्काल हुआ। कैसा दुष्काल, जिसको रोका न जाए वैसा दुष्काल हुआ। बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से लेके 1836 तक इतना फेमाइन यानी कि इतना दुष्काल हुआ कि 15 लाख इंडियंस, 50 लाख भारतीय डाइड ऑफ स्टार्वेशन, भूख के मारे 50 लाख भारतीय मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। एक्सपर्ट आर्टिसंस यानी यहाँ पर जो माल सामान बनाते थे और उनका माल सामान एक्सपर्ट होता था, ऐसे जो हमारे आर्टिस्ट थे, हमारे कलाकार थे, कारीगर थे, उनका बिजनेस था वो ठप कर दिया उन्होंने, ठीक है।
ब्रिटिश पॉलिसी ने, उनके ब्रिटिशर्स की जो नीति थी उस नीति ने हमारे ये जो कारीगर वर्ग है उनका बिजनेस ठप कर दिया। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय था। अब उनकी बात है 1772 टू 1833। तो 1772 से लेके 1833 तक की ये बात है। तो उस वक्त देखो राजा राम मोहन राय क्या कहते थे। राजा राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल में से वो पढ़े लिखे इंसान थे। तो अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझते थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट इस नॉट डिस्पाइट अवर सेल्व्स, यानी कि हम आपस में अंदर अंदर लड़ते नहीं हैं, नहीं लड़ना चाहिए हमें। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो पुराना हमारी जो संस्कृति है वो महान है, तो हमें एक दूसरे में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और बहुत अच्छा अचीवमेंट यानी प्राप्ति हम कर पाए ऐसे हम कैपेबल है, शक्तिमान है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, पहले हमें हमारे समाज को फिर से बनाना है, खड़ा करना है, यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखे हमारे लोग, वैसा हमें पहले हमारे समाज को बनाना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइंड अस, हमारी जो अंधश्रद्धा है वो हमें बर्बाद कर देती है। तो अब आगे देखो वो कहते हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राम मोहन राय जो है वो अपनी पत्नी उमा को कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय जो है गैया वो अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम, पर उनके दूध का जो कलर है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हमारे यहाँ भी जितने हमें शिक्षा देने वाले लोग हैं उनके अभिप्राय अलग अलग होते हैं, बट द एसेंस, पर उनका जो हार्द है ऑफ एवरी रिलीजियन, सारे धर्म का, इज द सेम, ठीक है। पर हमारे सारे धर्म का जो हार्द है, यानी कि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं या हमें कहना चाहते हैं वो सेम है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो साइंस है, विज्ञान और मॉडर्न नॉलेज यानी कि आधुनिक जो ज्ञान है, इससे वो बहुत आकर्षित हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और वो चाहते थे कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति अनुसार होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर की शुरुआत की कि देखो साइंस इतना आगे बढ़ गया है तो सोसाइटी को एक करने के लिए न्यूज़पेपर अच्छा जरिया है, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट सस्पिशियस ब्रिटिश, पर जो शंकाशील ब्रिटिशर्स थे, स्टॉप्ड देम इन 1823, 1823 में उन्होंने उनका न्यूज़पेपर बंद करवा दिया। वो शंका करते थे कि ये जो है राजा राम मोहन राय जो है वो भारत के लोगों को भड़काएगा और हमारे खिलाफ करेगा, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर, ही क्रॉस्ड द seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो कंडीशन बताई है कि उस वक्त उन्होंने क्या किया, फिर क्या कहा, वो स्पीच बबल में आपको बताया गया है। तो उन्होंने पहले जो धर्मगुरु थे वो क्या कहते थे कि धर्म ये कहता है कि जिन्होंने सी क्रॉस किया वो अपना धर्म घुमा देगा, पर राजा राम मोहन राय ने सी क्रॉस किया यानी समंदर के उस पार गए इंग्लैंड में, किसके लिए, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देखने के लिए कि ब्रिटिशर्स को यानी कि ये जो गोरा है उन लोगों को ताकतवर शक्तिशाली कौन बनाता है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को कहा, राजा राम मोहन राय ने उनको कहा, क्या कहा, वे एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको हमारे राजा के तौर पे स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सपेक्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें अपने
प्रजाजन की तरह हमें स्वीकारना है। बट यू मस्ट रिमेंबर, पर आपको ये याद रखना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो शासक है उसकी मतलब राजा की अपने प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है वो भी आपको समझनी चाहिए। और प्रजा दुखी हुए वैसा राजा ठीक माना ही नहीं जाता है। इसीलिए आप अगर अच्छे राजा बनना चाहते हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये जवाबदारी भी स्वीकारनी है। हाँ, इन्होंने ये इसलिए कमिट किया क्योंकि राजा जो है, हमारे यहाँ के जो राजा थे वो प्रजा को कभी दुख नहीं देते थे, जबकि ये लोग तो बहुत सारा दुख देते थे। तो इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप हमारे राजा हैं, हमने स्वीकार कर लिया, आप भी हमें अपनी प्रजा की तरफ से स्वीकार करो और राजा की प्रजा के प्रति जो जवाबदारी होती है वो निभाओ। अब पॉइंट 5 पेज नंबर 40 पर है, वहाँ पर है ऑपरेशन 1765 टू 1835। तो 1765 से लेके 1835 तक का जो ऑपरेशन था वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, भारतीयों को दबाना बस यही इनका एक मकसद था, उन्होंने ये चालू रखा। इन 1880 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। ठीक है, रेगुलेशन 3 जो था वो उन्होंने पास कर दिया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कोर्ट में जाए बिना, उनके खिलाफ कोई सबूत न होते हुए भी कभी भी वो इंडियन को जेल के सलाखों के पीछे कर सकते थे, ऐसा उन्होंने रेगुलेशन निकाला। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी एंड उनकी जो तकदीर है वो प्राइवेट बिजनेस में भी वो अपनाते थे, लगाते थे, यानी कि प्राइवेट बिजनेस भी वो कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है लेफ्ट में, बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 7 करोड़ रुपए का जो गुड्स यानी कि ब्रिटिश सामान है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक है, ब्रिटिशरों ने, ब्रिटेन ने। ठीक है, अब है यहाँ पर द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। ठीक है, जैसे कि इंडियन की हमारी भारतीय उद्योग जो है वो बिगिन टू डाई यानी नष्ट होते जाते थे, उस वक्त ब्रिटिशरों ने क्या किया, वहाँ से 7 करोड़ का वो जो गुड्स सामान था उनका वो एक्सपोर्ट किया और द ब्रिटिशर प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर उन्होंने ईस्ट इंडिया के नाम पे ऐसी लूट चलाने शुरू कर दी। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की कंडीशन क्या थी, ये जो गवर्नर जनरल बेंटिक है उनको बैक होम का ऐसे नारा लगाया कि उनको वापस भेज दो, उनको वापस भेज दो। द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी कि जो कॉटन वीविंग करते थे वो इंसान जो थे वो एक तरह से हड्डियाँ जैसे बन गए थे। ठीक है, द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर उनके पास कोई बिजनेस नहीं रहा तो वो बिजनेस इंडिया को तबाह कर देगा। ठीक है, प्लेन कर देगा, यानी कि कोई इंडस्ट्री कोई उद्योग इंडिया में चलेगा नहीं। तो उनको पहले उनका जो बिजनेस है वो पहले हमें नष्ट करना है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ज़्यादातर इसी पर डिपेंड था। ठीक है, ये जो है हमारा पेज नंबर
41 है, और 41 जो पेज है वहाँ पर है डिससेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 6 है डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56। 1835 से लेके 1856 तक डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोषकारक की भावना हमारे देश में थी। तो उसमें एक जो पॉइंट है वो शायद ब्लर आया होगा तो डिलीट कर दिया है मैंने, पीछे से मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। हमारे देश में जो एजुकेशन दिया जाता था वो पर्शियन और इंडियन पर्शियन और संस्कृत दो लैंग्वेज में दिया जाता था। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकोले सजेस्टेड अ चेंज, ठीक है। 1835 में इंग्लिशमैन जो था मैकोले ने ये चेंज का सजेशन दिया कि इन दोनों लैंग्वेज में ही नहीं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में इनको एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा मैकोले ने, मैं आपको मैकोले बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो भारतीय लोग हैं उनको पढ़ाना चाहिए। तो सामने जो उनका गवर्नर था वो कहता है आई एग्री, यानी कि मैं आपके साथ सम्मत हूँ। अब देखो ये लोग क्या कहते हैं हमारे, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them, and incidentally it also produced a new generation of intellectuals, ठीक है। तो हमारे जो लोग थे वो क्या कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड क्लर्क यानी क्लार्क पैदा करेंगे, टू होम जिनको द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स हल्की कक्षा की जॉब देंगे, उनके हाथ के नीचे अंडर देम यानी ऑफिसर्स वो लोग रहेंगे और क्लर्क का काम हमारे बच्चों से कराएंगे। इंसिडेंटली यानी कि प्रसंगोपात इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी कि वो कहते हैं कि बुद्धिजीवी की एक नई जनरेशन वो पैदा करेंगी जो हमारे कल्चर को नहीं मानेगी, उनके ही कल्चर को मानेगी और उनके ही हमें हाँ भरेगी, ठीक है। वैसे बच्चे हमारे होंगे पर उनकी जो सोच है, उनका जो दिमाग है वो ब्रिटिशर्स जैसे चलाते हैं वैसे चलेगा। तो अब देखो तीनों क्या बातें करते हैं स्पीच बबल में, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों को हमें पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। तो उस वक्त हमारी जो आर्थिक कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी वो बहुत पुअर थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें अपनी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको सुधारना चाहिए। तो थर्ड वन कहता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसीलिए हमें अपनी चिंता को ग्रीवेंसेस यानी कि चिंता, हमें अपनी चिंता को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रजू करनी चाहिए। अब देखो मैंने पहले आपको बताया था ना कि जो पिंक कलर का हिस्सा है वो ब्रिटिश का है और जो येलो है वो हमारा भारत का है। तो अब देखो कितने सारे हिस्सों में इन्होंने अपना राज्य जमा लिया है, पहले 7 सिस्टर में ही थे, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। अब देखो बाकी कितने सारे राज्यों, कितने सारे हमारे देश के एरिया में उन्होंने अपना स्थान जमा दिया है ना। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, यानी कि 1856 तक ब्रिटिशरों ने हमारे भारत का लगभग सारा हिस्सा जीत लिया था। अब देखो उस वक्त की हमारे देश की जो कंडीशन है वो बताते हैं, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। हमारे भारतीयों की जो ज़रूरियात थी उसके बारे में वो बहुत कम ध्यान देते थे। अब हमारे लोग हैं वो बातें करते हैं, देखो क्या कहते हैं, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारे जो राजा है वो उनके हाथ की कठपुतली बन गई है और इसीलिए हमें अपनी जॉब गंवानी पड़ती है। एंड लैंड्स, तो दूसरा कहता है और हाँ जमी भी हमें गंवानी पड़ती है हमारी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हिंदू है उनको वो ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, वो इंग्लिश बना रहे हैं उनको। यू ओनली टॉक, तो तीसरा कहता है कि तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो।
डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उनको हाँकने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करो, नहीं करोगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसे वो लोग कहते हैं। अब द स्पार्क्स, स्पार्क्स यानी तणखों, एक चिंगारी जो हमारे देश में को डालता है और फिर इस पर काम होता है। द स्पार्क्स 1855 टू 57, तो 1855 से लेके 1857 तक का जो स्पार्क यानी कि वहाँ पर जो तनख्वाह गिरा उससे क्या होता है वो देखते हैं। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द peasants, ठीक है, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द peasants, तो हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए टैक्सेस बढ़ते ही जाते थे, चालू ही रखा। इन बंगाल, बंगाल में द सांथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, यानी कि नए रूल के अकॉर्डिंग जिन्होंने सांथल लोगों ने अपनी ज़मीन गंवाई थी, बिकेम डिस्परेट, वो दुखी बन गए थे। इन 1855 दे रोज, राइज का पास्ट टेंस है, दे रोज इन रिबेलियन, यानी उन्होंने बड़वो पुकारो, एंड मैस्क्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, यूरोपियन और यूरोपियन को जो साथ देते थे उन दोनों को उन्होंने सेम माना और उनके सामने उन्होंने अपना बड़वा कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, डिसकंटेंट, असंतोष, ठीक है, डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसमें भी असंतोष की भावना जग गई, यानी कि पैदा हुई। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो गोरा लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको पेमेंट ज़्यादा देते थे। ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट, ठीक है, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और हमारे जो लोग थे उनको कम देते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, तो हमारे वाले जो है वो कहते थे कि हमें तो, जबकि हमें तो प्रमोशन भी लेट मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, उनको फट से प्रमोशन मिल जाता है, और उनका प्रमोशन मिलता है तो उनका पेमेंट भी, सर्वेंट में से वो ऑफिसर बहुत जल्द बन जाते हैं और हमें धीरे धीरे करके मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, अंग्रेज हमें कहते हैं कि समंदर के उस पार जाओ, यानी कि ब्रिटिश में जाओ और वहाँ आर्मी में जॉइंट हो जाओ, जबकि हमारा धर्म हमें ये नहीं कहता। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड, हाँ, अवर एज ओल्ड कस्टम्स, यानी कि हमारे पुराने रीति रिवाजों को बदलने वाले या फिर खराब करने वाले वो अंग्रेज कौन होते हैं? टोपी वाला मतलब अंग्रेज। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को यहाँ से दूर हटाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट, yes, सिपाही मंगल पांडे attacked the adjutant of his regiment and was executed, ठीक है, तो क्या कहा, मंगल पांडे ने इन सबको वहाँ से हटाने का, उनके खिलाफ जाने का उन्होंने प्रयत्न किया। किसी को तो अब पहल करनी ही थी, तो मंगल पांडे ने की। अब देखो यहाँ, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, तो उनके साथ बाकी जो हजारों सिपाही थे उन्होंने भी उनके साथ बढ़वा किया, उनके साथ वो मिल गए। दे वेर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है, दे वेर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनका यूनिफॉर्म उन्होंने फाड़ दिया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, ठीक है, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, फिर क्या किया इन्होंने, अब एक और पिक भी यहाँ रह गया है जो कहता है कि
फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कई इंग्लिशमैन जो थे उनको भी भारतीय लोगों की चिंता होती थी, तो उन्होंने इंडियन कस्टम यानी भारत के रीति रिवाजों को और भारतीय लोगों के दिमाग को वो जानते थे, समझते थे। तो उन्होंने कहा, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो, ब्राह्मण सोल्जर थे, उसको उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ठीक है, तो तुम जो कारतूस तोड़ते हो मुँह से, उसकी जो बुलेट, हाँ उसकी जो है तोड़ते हो, उसका जो ग्रीस है इसके ऊपर गाय की और पिग की फैट यानी कि चर्बी लगी हुई है। तो जो ब्राह्मण लोग थे वो गैया को मानते थे, तो उनको दुख हुआ, और जो मुस्लिम लोग थे वो पिग को अच्छा नहीं मानते हैं, तो उनको भी दुख हुआ। ठीक है, इस तरह से दोनों लोग दुखी हुए। तो फिर वो सिपाही लोग कहते हैं, व्हाट, क्या ऐसा है, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो मुस्लिम जो है वो कहता है, ब्राह्मण कहता है हाँ ऐसा है, तो मुस्लिम कहता है कि गोरे लोग ने हमारे साथ भी चीटिंग की, हमारे साथ हमको भी छेतरपिंडी की, हमारे साथ भी। ठीक है, उसके बाद है, सुन chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। ठीक है, अब एक रोटी जो थी वो गांव टू गांव भेजी गई, जिस पर लिखा था कि आपके राजा को आपकी सेवा की जरूरत है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो लोग कहते थे कि हाँ, हमारे सारे गांव वाले, जहाँ भी रोटी जाती थी जिस गांव में, उसके जो सरपंच थे या उसके जो मुखिया थे वो कहते थे कि हाँ हम लोग तैयार हैं, हमारा पूरा गांव तैयार है उनको मदद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, भारतीय जो सेना थी उसमें एक लोटस कमल का फूल सर्कुलेट किया गया, डेट टू द फॉरेनर। ठीक है, यानी कि फॉरेनर की मार डालना है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। जो देशभक्त हैं उनको हमें शेल्टर देना है, आश्रय देना है और उनको हेल्प करनी है हमें। ठीक है, अब पेज नंबर 43 पर पॉइंट नंबर 8 है रिवोल्ट यानी बड़वो, जिसको कहते हैं हम 1857 का विप्लव। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ देखो, Then there was a violent outbreak at मेरठ। मेरठ जो था वहाँ पर एक वायलेंट यानी कि हिंसक तूफान फटे निकला। द सिपाहीज मार्च्ड टू दिल्ली। सारे जो सिपाही थे वो दिल्ली गए मार्च करके, यानी कि कूच करके। लॉन्ग लाइव अवर एम्पेरर बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जफर उस वक्त दिल्ली के राजा थे, तो वो कहते थे कि बहुत जियो हमारे राजा बहादुर शाह जफर, बहुत जियो। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर। ये जो रिबिलियन यानी बड़वो थे बहुत स्प्रेड हो गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। बहुत से जमींदारों ने उनकी ज़मीन खोई है। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिशरों की जो नीति है उसकी वजह से बहुत सारे जमींदारों ने अपनी ज़मीन खोई है। एंड दे वर सॉर, और अब वो पुअर बन गए, वो भी दुखी है। तो आपस में वो लोग क्या कहते हैं, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यानी कि गोराओं राज्य अब ख़त्म होना, गोरा का राज्य जो है अब वो ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। तो लोग कहते थे राजा को और बाकी सबको कि हाँ वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक रानी बताई है, द फाइट फॉर फ्रीडम, यानी कि 1857 के फाइट जो स्वतंत्रता के लिए थी। ठीक है, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल जो रानी थी ऑफ लखनऊ वेर बिटर, वो भी दुखी थी इनसे। ठीक है, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, यानी कि गोरे लोगों ने मेरा राज भी छीन लिया है। दे जॉइन
द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, फॉरेनर के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो भी ज्वाइंट हो गए. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल. फैजाबाद का जो राजा था, लीडर, पॉपुलर लीडर यानी कि नेता जो थे मौलवी अहमदुल्ला, वो कहते थे राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड. ठीक है, क्या कहा कि जागो, उठो उठो मेरे भाइयों उठो, अंग्रेज हमारी ज़मीन को खराब कर रहे हैं. द पीपल रोज एवरीवेयर, तो हर कोई जगह से लोग जागे, उठे. इन बार्सिली, कानपुर एंड इलाहाबाद, कहाँ कहाँ से लोग आए? बार्सिली से आए, कानपुर से आए, इलाहाबाद से आए, हर कोई जगह से लोग आ गए साथ देने के लिए. अब देखो, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे. अजीमुल्ला खान जो था, उन्होंने तात्या टोपे को कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता की हमारी ये जो लड़ाई है उसमें हमें नेता के तौर पे हमें पेशवा नाना साहेब चाहिए. द पेट्रियट पहुंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. और पूरे उत्तर भारत में ये जो लड़ाई थी ब्रिटिशर के विरुद्ध वो शुरू हो गई. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट. ठीक है, 80 साल के कुंवर सिंह थे जो बिहार के थे, उनके छाती में, हाँ रिस्ट, उनकी कलाई में गोली लगी. तो वो क्या कहते हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. यानी कि जब वो मर रहे थे तो कहते हैं कि गंगा मैया ये मेरी लास्ट ऑफरिंग, यानी कि मैं जो आपको अर्पण करता हूँ वो अंतिम मेरा अर्पण है, तर्पण, उसे स्वीकार करो और मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दो. तो कहाँ से ली गई है हमारी ये हिस्ट्री की कहानियाँ? ग्लिम्सिस फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट. SD सावंत जिन्होंने ये ली है, बुक हमारा लेसन बनाया है, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में से ये पिक और स्पीच बबल, हमारे इंडिया की कंडीशन, वो सब ली है और उसमें से हमें पिक बनाया है. ठीक है.